नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले 2 वीडियो में हमने हमारा गद्य 12 रानी, जिनकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा, तो पिछले 2 वीडियो में हमने इस गद्य के बारे में कई सारी जानकारियाँ जो हैं वो प्राप्त की हैं। तो पहले हम इस 2 वीडियो का जो हमने पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा फिर से ताज़ा कर लें। तो पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा और उनके दोनों भाई बहन घोड़े के लिए जिद करते हैं। उनके पिता से वो कहते हैं कि हमारे पास एक छोटा घोड़ा न होना हमारे साथ अन्याय है। उनके बाद उनके घर में एक छोटा घोड़ा आता है। पहले तो उस घोड़े के लिए जो बरामदे में नई जगह बनाई, उनके लिए एक नौकर रखा। तो ये सब देखकर इनको गुस्सा आया कि हमारे पास जो पहले से 2 जीव हैं, निक्की और रोजी, उनके लिए तो कुछ किया नहीं, ये नए घोड़े के लिए तो सब कुछ कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने उस घोड़े का नाम पूछा तो कहा कि उनका नाम ताज रानी है। उन्होंने कहानियों में रानी की बात सुनी थी और उनमें ताजमहल की रानी यानी महलों की रानियों के बारे में रामा और उनकी माताजी ने जो कहानी सुनाई थी उसे और सुनकर उनके जो सुख दुख थे उनके साथ उनका सहृदयता से रिश्ता जुड़ जाता। ये बच्चे ये समझने लगते हैं कि ये ताज रानी भी महलों की रानी की तरह ही होगी और ये महलों की रानी को यहाँ पर महल से निकाल दिया और यहाँ पर ले आए तो अब उसे कितना दुख हुआ होगा। ये सोचकर वो उनके साथ रिश्ते जोड़ लेते हैं। फिर रानी के साथ उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते जुड़ जाते हैं। रामा रोज सुबह और संध्या के समय तीनों भाइयों बहनों को बारी बारी से रानी पर बैठाकर घुमाता था। लेकिन इन बच्चों को इस प्रकार से हल्की फुल्की घुड़सवारी करने से अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसे लगा कि क्यों न हम अपने आप इसे घुमा कर लाए। और एक दिन छुट्टी के दिन दोपहर को घर के सभी सदस्य जब सो गए थे तब ये बच्चे रानी को खोलकर बाहर ले आते हैं और चबूतरे पर बारी बारी से सभी अपने सीखे हुए ज्ञान से उस पर बिना कुछ जीन लगाए उन पर बैठकर ये घूमने लगते हैं और बारी बारी से घोड़ी पर चढ़कर ये घूमने लगते हैं। तो आगे अब हम देखें कि क्या होता है। अंत में छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उनकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। तो सभी दोपहर को घर में सो गए थे, छुट्टी का दिन था। तो ये बच्चे घोड़ी को बाहर ले आए खोलकर और उसकी खुली पीठ पर, नंगी यानी खुली पीठ पर बैठकर बारी बारी से अपनी अधूरी जो शिक्षा थी उसकी पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती थी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध होता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक ही था कि बच्चे जो होते हैं ये भेद नहीं समझते। उनके लिए तो पशु पक्षी और इसी प्रकार ताज रानी के लिए भी यही था, यानी दोनों ही एक दूसरे के समान था। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। बच्चे को लिए निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगा था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती और हम सब उनकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर
आसीन हो। तो निक्की और रानी जो हैं निक्की रानी की पूंछ में झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उनकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी। हम सब उनकी पीठ पर यानी सभी बच्चे उनकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन होते हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। अब रानी समझदार थी तो ये जानती थी कि ये सब बच्चे कितने दुर्बल हैं और उनमें कोई ऐसी शक्ति नहीं थी। उनकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उनके पैरों में मार दी। वैसे तो रानी समझदार थी। ये अपनी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर यानी खुली पीठ पर अयाल यानी लगाम पकड़कर बैठने वाले को तो अपनी हल्की फुल्की यानी धीमी और बहुत ही संभल कर चलने वाली चाल से घुमाकर उसे संतुष्ट कर देती। पर एक बार क्या हुआ कि महादेवी वर्मा के बैठ जाने के बाद उनके भाई ने एक पतली संटी हल्की संटी यानी सोटी हल्की संटी जो है सोटी जो है वो रानी के पैर में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी। अब सोटी जो है संटी जो है वो इतनी धीरे से मारी थी कि इनसे रानी को चोट लगने की तो कोई बात ही नहीं थी। परंतु इससे न जाने उनका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। लेकिन चोट तो लगने की संभावना ही नहीं थी। लेकिन न जाने क्या हुआ कि या तो उसको अपने जीवन की कोई दुखद स्मृति याद आ गई या तो फिर कोई ऐसी उनका जो स्वाभिमान था उस स्वाभिमान को ठेस पहुंची। कुछ भी हुआ हो लेकिन वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क पेड़ नदी नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किया। लेकिन वो इतनी तेजी से भागती हैं जैसे पेड़ नदी नाले सब उसे पकड़कर बांध करने के लिए रानी ने जैसे संकल्प कर लिया हो। तो वो तेजी से भागने लगती हैं। न जाने उसे कोई अपने जीवन की ओर कोई दुखद स्मृति याद आ गई या तो फिर उनका स्वाभिमान जो था उसे ठेस पहुंची। कुछ भी हुआ हो लेकिन वो बहुत तेजी से भागने लगती हैं। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। कुछ देर के लिए तो महादेवी जैसे तैसे करके रानी की पीठ पर बैठी रही, परंतु गिरना तो निश्चित था। लेकिन रानी इतनी तेजी से भाग रही थी कि गिरे बिना तो चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं रह सकती थी। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा। जैसे ही महादेवी वर्मा रानी के पीठ पर से नीचे गिरती हैं तो उसे अचानक उसका वर्तमान अतीत से वर्तमान याद आ गया। अतीत यानी जो बीता हुआ है और वर्तमान यानी जो हो रहा है। तो जैसे ही उसे महादेवी वर्मा को अपनी पीठ पर से गिरते देखा वो तुरंत ही वहाँ पर निश्चल होकर जैसे उसे पश्चाताप हो रहा हो ये वहाँ पर खड़ी रह गई। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। तो उनके जो साथी थे निक्की रोजी उनकी भाई बहन ये सभी लोग उनकी पुकार सुनकर उनकी चीखें सुनकर वहाँ पर दौड़ते हुए आ गए और फिर बहुत दिनों तक महादेवी को बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। जैसे ही वो स्वस्थ होती हैं और रानी के पास जाती हैं तो उसे देखकर रानी ऐसी पश्चाताप भरी
नज़रों से उनके सामने देखकर हिनहिनाने लगती हैं कि महादेवी के भी आंसू निकल आते हैं उसे देखकर। एक बार भाई बहन के जन्मदिन पर भाई के जन्मदिन पर नानी ने उनके लिए सोने के कड़े भेजे। एक दिन महादेवी वर्मा के भाई का जन्मदिन था और उसकी नानी ने जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सामान्यतः उनके घर में बच्चों के लिए कोई भी नया कपड़ा आता था या कोई भी आभूषण आता था तो वो पहनकर रानी को दिखाने ये लोग अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेरमुंह वाले कड़े पहनकर भाई रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाए। अब उनका भाई छोटे छोटे सिंह के मुंह वाला सिंह की मुखाकृति कड़े पर बनी थी, तो ऐसे कड़े पहनकर उनका भाई रानी को दिखाने गया और न जाने उसके मन में क्या और कौन सी प्रेरणा उसे हुई कि रानी के जो दोनों छोटे खड़े कान थे उनमें वलय की तरह यानी गोलाकार वलय की तरह वो उसे पहनाकर वह चला आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। अब ये बच्चे थे तो खेलने लगे और ये भूल गए कि सोने के कड़े तो रानी के कानों में पहनाए हैं। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। अब शाम का समय जब उनकी माताजी ने देखा कि उनके भाई के हाथ में सोने के कड़े नहीं हैं तो उसने पूछा, और जब पूछा तब उन कड़ों की खोज जो है वो शुरू हुई। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही। अब जब कड़े को ये सब लोग ढूंढने लगे तो रानी क्या कर रही थी? रानी अपने कानों को अपनी खुरों से यानी पैर की जो खुरें होती हैं उसे खोदती और हिनहिनाने लगी। अंत में बाबूजी का ध्यान उनकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। अंत में उनके पिताजी ने रानी की ओर देखा और उसे लगा कि रानी अवश्य कुछ कह रही है। वो अपने पैरों से जमीन को क्यों खुरेद रही है, क्यों जमीन पर अपने पैर वो पछाड़ रही है। तो उसने देखा कि कुछ न कुछ यहाँ पर अवश्य है, तो उसने कहा कि उनके पैरों के नीचे जो मिट्टी है उसे हटाओ। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। अब किसने डांटा उसका तो पता नहीं, लेकिन न जाने किसी ने रानी के पैरों के नीचे एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें ये कड़े जो हैं वो गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। दंड तो फिर किसी को नहीं मिला, लेकिन रानी जो है वो घर में सभी के हृदय में स्थान पा गई, क्योंकि उन्होंने ही सच में कड़ा जो है वो ढूंढकर दिया था। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। फिर एक घटना ऐसी घटती है जो महादेवी को अपने स्मरण में आज भी है, उनकी याद में आज भी ताज़ा है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। एक दिन ये तीनों भाई बहन सुबह उठे तो उसने क्या देखा कि रानी के पास एक छोटा सा बच्चा घोड़ा था। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। तो बच्चों ने इस घोड़े के बच्चे को देखकर रामा से इतने प्रश्न पूछे कि ये कहाँ था। तो रामा थक जाता है और अंत में उसे कोई उपाय न मिलने पर वो निरुपाय होकर कह देता है कि वह छोटा जीव रानी के पेट में दाना
चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी हैं? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो उनका भाई उत्साह में आ जाता है और पूछता है कि क्या और भी ऐसे जीव रानी के पेट में हैं? तो रामा जो है वो हाँ स्वीकृति में सिर हिला देता है, मतलब हाँ कह देता है। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित। अब इन बच्चों को आश्चर्य भी हुआ और उसे गुस्सा भी आया। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। अब बच्चों को गुस्सा क्यों आया? बच्चों को गुस्सा इसलिए आया कि उसने सोचा कि ये छोटा जीव जो है वो कोई काम धाम तो करते नहीं, और जो हमें अपनी पीठ पे बैठाकर दौड़ाती हैं, ऐसी रानी के पेट में दाना चारा खाकर वो स्वयं उसके पेट में लेटा रहता है। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें। तो महादेवी का जो भाई है वो कहता है कि हम रानी का पेट चीरकर उनमें से कम एक बच्चा घोड़ा निकाल लें। तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में लगी रहे। तो ये तीनों भाई बहन तय करते हैं, एक है और एक रानी का पेट चीरकर निकाल। तब दोनों छोटे भाई बहन के लिए दोनों छोटे बच्चे घोड़े हो जाए और रानी जो है वह स्वयं महादेवी के लिए होगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। प्रस्ताव तो महादेवी को भी अच्छा लगा कि यही हम करेंगे, रानी के पेट से एक और बच्चा घोड़ा निकाल दे। लेकिन जब एक दिन दोपहर उनका भाई जो है वो शाक काटने का छुरा लेकर आया, तब महादेवी वर्मा का साहस जो है वो नहीं हुआ। कौन सा साहस? रानी के पेट को चीरने का। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। हाँ, पेट चीर भी दे, फिर भी एक और समस्या थी जिनकी ओर इनका ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? चीर तो दे, बच्चा घोड़ा भी निकाल ले, लेकिन फिर रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। उनकी माँ की जो महीन यानी सूक्ष्म, उनकी माँ की जो सूक्ष्म सुई थी उनसे तो ये सीना संभव नहीं था। सुई से तो रानी का पेट चिरा नहीं जा सकता था, सिया नहीं जा सकता था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। टाट सीने के लिए जो बड़ा सुया था, सूजा यानी सुया, तो ये तो रामा अपनी कोठरी में रखता था, वहाँ तक तो उनकी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। तो कुछ दिनों के बाद ये जो रानी का अश्व शिशु है यानी घोड़े का बच्चा अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब न बच्चों को अपना क्रोध याद रहा और न प्रस्ताव। तो इस प्रकार से यहाँ पर महादेवी वर्मा और उनके दोनों भाई बहन किस प्रकार से रानी के साथ एक सहृदय नाता जोड़ते हैं, किस प्रकार से रानी भी उसका साथ देती हैं और किस प्रकार से पशु पक्षियों से मनुष्य और पशु पक्षी मनुष्य से प्रेम करते हैं। ये बहुत ही एक सुंदर दृष्टांत द्वारा महादेवी जी ने यहाँ पर हमें समझाया है। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस गद्य का जो स्वाध्याय है ये आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छी तरह से लिखकर तैयार रखना है। तो गद्य 12 जो है वो स्वाध्याय पोथी में लिख ले। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।